तो ओके बेटा, आज जो हम हिस्ट्री का जो आपका पोर्शन है उसको पढ़ने से पहले एक मैंने सोचा कि मैं आपके साथ पहले इस चीज़ पर बात करूं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जब हम हिस्टोरियंस को देखते हैं कि वो किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के पढ़ने का तरीका क्या है। इससे पहले कि हम उस पर बात करें, पहले ये भी पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। यानी एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है इट्स एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। ये कोई मतलब आम सी छोटी मोटी बात नहीं है कि हमने कलम उठाया, कागज़ उठाया और बैठ गए और हिस्ट्री लिख डाली। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमारा पुराना जो भी चीज़ें जो गुजरी हैं तो उसके बारे में एक सेंस बनाना, ये हिस्टोरियंस का काम होता है। यानी एक हिस्टोरियंस दे एक्चुअली ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द पास्ट, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज हिस्ट्री इज अबाउट चेंज। क्योंकि हम ये जानते हैं हिस्ट्री का मतलब ही है कि जो तब्दीलियां रोनमा हुई है, जो ज़माने के साथ साथ जो बदलते हालात हैं उससे तब्दीलियां आती है। और जैसा हमें कभी कभार ऐसा भी गुमान होता है कि शायद चीज़ें जिस तरह से हैं ये इसी तरह से हमेशा थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज नथिंग वॉज एवर ऑलवेज इन ए सर्टन वे। समझ रही है मेरी बात? तो ये है हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस जो होती है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस होती है कुछ इंटर रिलेटेड फैक्ट्स के बीच में। वो क्या होता है, उसका मतलब क्या है? यानी अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो हिस्टोरिकल प्रोसेस एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन इंटर रिलेटेड फैक्ट्स। मतलब ये होता है कि बहुत सारे इसके जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हिस्ट्री बनाते हैं, उनको हम फैक्टर कहेंगे। समझ रहे हैं? तो उनकी आपस में क्या रिलेशन है। यानी कोई वाक़ा किसी जगह पर गुजरा है तो उस वाक़े से दुनिया पर क्या असर पड़ा। और अब इतना ही हिस्ट्री नहीं है कि वाक़ा हो गया, बल्कि उस वाक़े के तनाजुर में दुनिया में क्या फिर रोनमा हुआ, उससे क्या तब्दीलियां दुनिया में आ गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह से जब हम किसी भी हिस्टोरिकल चेंज को जब हम देखते हैं तो उसको हम कैटेगराइज इस तरह से नहीं करते हैं कि ये सिंपली किसी तरह की एक दुनिया में प्रोग्रेस हो गई, दुनिया में तरक्की लोगों ने की, या हम ये कहेंगे कि जो लोग हैं उनमें तनज़्ज़ुल पैदा हो गया, यानी जो तरक्की के उलट हो जाता है, लोगों में डिक्लाइन आ गया। नहीं, बल्कि दुनिया में हम ये देखते हैं कि कभी कभार इंसान बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करता है। ग्रेट अचीवमेंट्स humans have made, we know in the history। बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हमने की है, तरक्कियां की है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि इंसान या इंसानों ने या इंसानी माशरे ने बहुत बड़ी ब्लंडर्स भी की है, बहुत इतनी बड़ी गलतियां की है कि जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। ये भी हिस्ट्री है। एक तरह से तरक्की भी हिस्ट्री है और दूसरी तरफ तनज़्ज़ुल भी हिस्ट्री है। यानी प्रोग्रेस भी है और इसका रिग्रेशन भी है, यानी जो तनज़्ज़ुल हो जाता है। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात हमेशा दिमाग में ये रखनी चाहिए कि ये हमेशा तब्दीली को दर्शाता है। इसमें हमेशा हम तब्दीलियां पढ़ते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो तरक्कियां आती है, जो तब्दीलियां आती है, लेकिन उनको हम किस एतबार से देखेंगे, किस चीज़ की तब्दीली को हम देखते हैं। इट कवर्स ऑल ह्यूमन एस्पेक्ट्स उन तब्दीलियों में। और एक और बात याद रखना चाहिए कि आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये एक बड़ा कॉमन एक है ना, ये एक कॉमन फलसफा लोग बयान करते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इट। ये सही नहीं है। एक्चुअली हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि जो गुजरा वो गुजर गया। समझ रहे हैं? और जो चेंजेस हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री में जिन चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं उसमें ह्यूमन एस्पेक्ट सारे आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है, यानी सियासत इंसान की आती है, और इसका सोशल एस्पेक्ट आता है जिसको हम मुआशरा कहते हैं। इंसान का मुआशरती एस्पेक्ट आता है, और उसके बाद आता है मुआशी एस्पेक्ट। दो अलग मैंने बताया, एक मुआशरती जिसको हम सोशल कहते हैं या समाजी भी इसको कहते हैं, और फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट आता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम
इक्तिसादी एस्पेक्ट का कहता है या माशी एस्पेक्ट कहते हैं। उसके बाद साइंस में कौन सी तरक्की की, इंसान ने टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मेडिकल साइंस में क्या हुआ, कल्चर में क्या हुआ, इंटेलेक्चुअली इंसान कहाँ पहुँचा, जिसमें हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी इंटेलेक्ट जो थी हमसे कमज़ोर थी और इंसान की इंटेलेक्ट बहुत आगे की तरफ जा रही है और ये सुपर ह्यूमन बनने जा रहा है, समझ रहे हैं। और इसी तरह अगर हम देखेंगे एक बहुत बड़ा कल्चर में एक बहुत बड़ा एक आंसर होता है, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। इसका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत बड़े बड़े मिलिट्री अचीवमेंट्स इंसान ने की है, या मिलिट्री ब्लंडर्स भी कह सकते हैं कि मतलब बड़े जंगों में झोंक दिया इंसान ने अपने आप को, जिनको हम वर्ल्ड वार्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, हालांकि अभी आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हम पढ़ते क्या है असल में। क्लियर बात समझ आई? तो अब अगर हम देखेंगे हिस्टोरियंस को, अगर हम देखेंगे तो वो प्रोफेशनल तरीके से इसको पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को भी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक स्पेशलाइज्ड स्टडी है पुराने जमाने के बारे में। ये कोई मतलब आम तरीका नहीं है, बस हम बैठ गए, कलम उठाया, जैसा मैंने पहले भी कहा, कलम उठाया, लिखा या कोई किताब पढ़ी तो हो गया, ये हो गया हिस्ट्री के साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके अपने पर्टिकुलर खास एस्पेक्ट्स है हिस्ट्री के, और उन हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स को प्रोफेशनल हिस्टोरियन किस तरह से पढ़ता है, वो एक खास अप्रोच से पढ़ता है। मिसाल के तौर पर वो किसी खास पीरियड की स्टडी करता है और उस पीरियड से रिलेटेड जितना भी मवाद उसको मिलता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से वो मवाद कौन सा होता है, तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड की स्टडी करता है। क्लियर? या फिर वो काम करता है कि उसका एक सर्टेन अप्रोच होता है। मिसाल के तौर पर हम आगे चलकर दो अप्रोचेस के बारे, एक थीमेटिक अप्रोच होता है हिस्ट्री का, एक क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होता है, तो वो इनमें से कोई अप्रोच चुनता है। बात समझ आई? और उसके बाद या फिर वो किसी खास जगह पर जाता है तो उस ज्योग्राफिकल एरिया की वो स्टडी करता है, समझ रहे हैं? तो ये प्रोफेशनल तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का। और अब वो पढ़ते जब हैं तो पढ़ते क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहां से करते हैं, बड़ी बात है ना ये। तो हिस्टोरियंस जो है वो, अगर हम कहेंगे कि वो स्टडी करते हैं तो किस चीज की स्टडी करते हैं? यूजुअली जब हम स्टडी बात करते हैं तो स्टडी रेफर्स टू द बुक्स, समझ रहे हैं? तो हम स्टडीज को बुक्स के तौर पर देखते हैं, या आजकल के ज़माने में हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, इंटरनेट से जो है मुख्तलिफ चीज़ें खंगालते हैं। क्या हिस्टोरियंस भी ऐसा ही करते हैं और फिर वो हिस्टोरियन बनते हैं क्या? ये बहुत बड़ा ही मसला है। नहीं, हिस्टोरियंस नेवर डिराइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज़ और इंटरनेट, ये याद रखना। मतलब इस तरह की जो रैंडम चीज़ें वो नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो क्या इसका मतलब ये होता है कि क्या ये जितने भी सोर्सेज हम पढ़ते हैं, आम इंसान पढ़ते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारे इररिलेवेंट है? हालांकि ये ओरिजिनल भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। इवन अगर हिस्टोरियंस को कोई पुराने जमाने के बारे में, अगर उनको उस पीरियड के बारे में भी कोई सटीक बात भी मिलती है, तब भी उनको पता होता है कि उनमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस होती है उन फैक्ट्स में। मिसाल के तौर पर हम आज के ज़माने के बारे में, मिसाल के तौर पर मैंने कोई बात लिखी, अब मेरा एक अपना एक सोच है और उस सोच के ऐन मुताबिक मैं हिस्ट्री लिखूंगा, समझ रहे हैं? यही हाल होता है हिस्टोरियंस का भी। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि किसी ज़माने में इंडिया के किसी बादशाह ने अपने दरबार में अपनी हिस्ट्री लिखवाई, तो वो अपने हिसाब से लिखवाएगा, समझ रहे हैं? अब उससे बाहर एक और शख्स बैठा है जो उसका दुश्मन है, वो अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेगा। बात समझ रहे हैं? लिहाजा अगर कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई मूवी या कोई इंटरनेट पर कोई भी बात हमें मिलती है, उसमें भी ये उनसर पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? हालांकि अगर किसी भी हिस्टोरिक, किसी भी डॉक्यूमेंट्री के बारे में या किसी भी बुक के बारे में यह भी लिखा हो कि यह उस पर्टिकुलर टाइम से ताल्लुक रखती है, यह खास उस हिस्टोरिकल पीरियड में लिखी गई है, तब भी हम यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि यह एक्यूरेट हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें बायस भी हो सकता है, इसमें ओमिशन, यानी वो भूल भी गया होगा बहुत कुछ लिखना, या उसने अपने हिसाब से प्रायोरिटी की बुनियाद पर कुछ लिखा होगा। क्लियर? और इसमें कंट्राडिक्शंस भी हो सकती हैं, एक ने एक चीज को एक तरह से देखा होगा और दूसरे ने उसी चीज को दूसरे तरीके से देखा होगा। लिहाजा हिस्टोरियन को बड़ा ही इसको काम करना पड़ता है और उसको यह पता होता है कि इन सारी चीजों में जो हम आम तौर पर जिसकी हम स्टडी करते हैं, उनको पता होता है कि इनमें लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमजोरियां,
इनमें कमजोरियां, हर चीज के अंदर कमजोरियां होने। और डज इट मीन कि अब ये सोर्स जो है ये कंप्लीटली इनवैलिड हो गए? ये भी मसला है ना। हम जब करते हैं तो हम तो इंटरनेट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्या ये इनवैलिड सोर्स हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हिस्टोरियंस को हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए उनको यह देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से वो रिकॉग्नाइज करे फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। समझ रहे हैं? उनको उन सारे सोर्सेज के बारे में यह तय करना होता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ कहां पर है और वीकनेस कहां पर है, तब जाके वो किसी बात को मानते हैं। बात समझ आई? तो अब जब हम स्टडी करेंगे तो अगर आपने इस तरह का अप्रोच पहले से पैदा किया तो अब आपको कोई परेशानी आगे चलकर, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर हिस्ट्री पढ़नी होगी तो आपको ये सारी बातें दिमाग में रखेंगी। कबल अज़ वक्त आपने ये पढ़ा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? उसके बाद आता है कि जो हिस्टोरियन अब होते हैं तो वो पढ़ते क्या है। फिर हमने कहा कि वो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करते हैं, तो फिर वो पढ़ते क्या है? एक्चुअली वो एम्फेसिस करते हैं दो चीजों पर, एक ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पर, एक दूसरा जो प्राइमरी सोर्सेज आर्काइव्स में रखे होते हैं। याद रखना, ओरिजिनल रिकॉर्ड ये जरूरी नहीं है किसी आर्काइव में होगा। ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है या प्राइमरी सोर्सेज जो है उनको हम मुख्तलिफ हिस्सों में बांट सकते हैं, आगे चलकर हम कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हम ओरिजिनल रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उस जमाने से ताल्लुक रखने वाली हर चीज ओरिजिनल रिकॉर्ड कहलाएगा, और यह जरूरी नहीं है आर्काइव से मिलेगा। और आर्काइव में मिलने वाली हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है कि वो भी हमें हर तरह की मदद करेगा जो हमें हिस्ट्री के लिए जरूरी है। ये सारी बातें, इनको हमें बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सोर्सेज में जो हिस्टोरियन है वो सबसे पहले देखते हैं पुराने मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट्स होती है पुरानी बिल्डिंगें जिनका एक इतिहास होता है। इतिहास हिस्ट्री को कहते हैं हिंदी में, जिसको हम उर्दू में तारीख बोलते हैं। तो जो तारीखी एतबार से जो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स हमारे पास हैं उन बिल्डिंग्स के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं, और वो उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ये उनका पहला काम होता है। अब देखिए, अब ये इंटरनेट नहीं है, डाउनलोड किया तो हो गई बुक। समझ रहे हैं? उसके बाद आता है इनस्क्रिप्शंस। इनस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इनस्क्रिप्शंस होते हैं उस जमाने के लोगों ने या पुराने जमाने के लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलेट्स पर लिखा है अपने जमाने में अपने हिसाब से। अब वहां पर एक बात तो यह होती है कि इस इनस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए तो उस जमाने की आपको वो बोली आनी चाहिए, वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम डिसिफरमेंट कहते हैं। वो डिसिफर किस तरह से किया जाता है ये भी एक अलग कहानी है, ये आगे चलकर जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे। तो मैंने मुख्तसर तरीके से ये बताया आपको यहां पर कि ये इनस्क्रिप्शंस भी मुख्तलिफ चीजों से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी धात के बने हुई किसी फटे पर लिखा हुआ है कुछ, या जिस एनग्रेव करके इस पर किसी दीवार में लिखा गया है, स्टोन पर लिखा गया है, या क्ले टैबलेट्स को उनको बनाया जाता था और उसके बाद उनको पक्का किया जाता था, तो ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाते थे। समझ रहे हैं? और इस वजह से ये प्राइमरी सोर्सेज जो हैं इनमें मॉन्यूमेंट्स और इनस्क्रिप्शंस का पहले नंबर आता है, क्योंकि ये हमारे पास उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में वो समझ आई बात। तो उसके बाद आता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है मानोस्क्रिप्ट। ये मानोस्क्रिप्ट जो होते हैं ये दो तरह की पुरानी किताबें होती है। ये एक तरह से किताबें होती है। एक होता था जिसको हिंदी में भोजपत्र कहते हैं, बर्चबाक, यानी अच्छे बुर्ज़कुल वनन कशीर पर कश्मीर में अभी भी पाए जाते हैं। और बुरजहमा के बारे में आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा कि ये पुराने ज़माने की जो लोग यहाँ पर कश्मीर में रहते थे, गुपकराल या इसमें बुरजहमा में, तो वो इसको अपने घरों के छत के लिए भी इस्तेमाल करते थे, तो उसको भोजपत्र कहते थे। और एक होता था, शायद उसको हिंदी में शायद उसको तालापत्र कहते हैं। तालापत्र पुस्तक कहते हैं किताब को, छोटी मोटी बुक को। तो तालापत्र कहते हैं जो पाम लीफ होते हैं उन पर लिखा जाता था, या तो पाम लीफ पर लिखा जाता था या इसी भोजपत्र पर लिखा जाता था। समझ आई बात? तो इनको मानोस्क्रिप्ट, और ये हाथ से लिखे हुए होते थे। आमतौर पर इंक यूज होती थी उस जमाने की, जो वो उनके पास जो भी मटेरियल होता था उससे ये बनाते थे। तो इनसे मानोस्क्रिप्ट्स बनाए जाते। तो ये भी जो बेसिक सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज में है ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो पुराने जमाने की बिल्डिंगों से या खुदाई से, जहां कहीं भी, उसको एक्सकैवेशन कहते हैं, यानी जब हम खुदाई करते हैं पुराने जमाने की चीजें ढूंढने के लिए, उसको एक्सकैवेशन कहते हैं। वहां से जो चीजें बरामद होती हैं, मिसाल के तौर पर वो उस जमाने में किस तरह के औजार, हथियार वो किस तरह के इस्तेमाल करते थे, उनसे भी बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। किस तरह से मिलती है आगे चलकर जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सोर्सेज जो है ये किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करती है, तो टाइमलाइन भी बनती है। उस जमाने के लोगों के रहन सहन के मुतालिक बहुत सारी बातें बताते हैं, और अगर मैं इन पर एक एक करके बात बताऊंगा तो ये चूंकि काफी टॉपिक जो है काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन कभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस तरह से इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है जब हम एक्चुअली स्टडी करेंगे एक्चुअल हिस्ट्री बुक की। और जब हिस्टोरियंस अब चूंकि सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं वो करते हैं, वो सेकेंडरी सोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है या यहाँ तक कि इंटरनेट पर भी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, या इसके अलावा जो हम किताबें जो आमतौर पर सेकेंडरी सोर्स की किताबें जो लिखी हुई होती है, तो जब हिस्टोरियंस उनको खंगालते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करते समय वो फुट नोट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फुट नोट्स, यानी किताब के नीचे वो लिखते हैं, साइड में लिखते हैं वो कि ये चीज जो मैंने यहां पर ये फैक्ट दर्ज किया है ये असल में किस किताब में मौजूद है। उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बात समझ आई? ये इस टर्म को याद करना, इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिस्टोरियन जो होता है ये बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है। ये नहीं कि बस कहीं से निकाला उसने और बस छाप दिया और फिर अपना टैग लगाया मैंने किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जहां कहीं भी कोई भी किसी भी सोर्स से जो भी वो पढ़ते हैं उस सोर्स को मेंशन करते हैं और लिखते हैं कि मैंने किसकी किताब से क्या क्या कुछ लिया है, उसको बिब्लियोग्राफी। और ये चीज जो है प्लेगरिज्म नहीं आती है, या प्लेजरिज्म आप उसको कहिए कि किसी दूसरे की किताब या किसी दूसरे का जो टेक्स्ट हो उसको चोरी करके छाप देना। समझ आई बात? तो इस तरह से वो नहीं करते जो हम असल हिस्टोरियंस की बात करते हैं। अब झूठे मूठे भी बहुत सारे हो सकते हैं समझ में आई बात? तो अब अगर आपको मिसाल के तौर पर हिस्टोरियन बनना है तो ये सारी बातें आपको कबल वक्त पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में कहीं पर ये फुटनोट में लिखा होता है कि ये फलानी जगह, और उसमें आपकी बुक में भी लिखा होता है कि इसका ये जो हमने यहां पर लिया है तो ये कहां से लिया है। समझ आई बात? तो उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और फिर ये एक खास तरीके से ये किया जाता है, आगे चलकर ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उससे क्या फायदा होता है? इसका फायदा क्या है कि बिब्लियोग्राफी वो क्यों बनाते हैं? एक तो ये है कि वो ईमानदारी को जाहिर करते हैं, जिसका काम है उसको क्रेडिट देते हैं। बात समझ आई? यानी मैंने काम किया, अब उस काम पर आपने और थोड़ा सा काम किया, अब मेरे काम को आप भूलेंगे नहीं, मेरी काम को आप मानेंगे, तस्लीम करेंगे कि मैंने इसके काम से इस्तेफादा किया और आगे चलकर मैंने और नतीजे इस तरह से निकाले। तो ये क्या मदद करता है? ये स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को सारे सोर्सेज को, उन सोर्सेज तक, एक तो वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और वो उन सोर्सेज तक भी पहुंच सकते हैं जो पहले वाले हिस्टोरियन ने इस्तेमाल किए हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने पुराने जमाने के किसी इंडिया में बहुत पुरानी किताबें जो हमें यहाँ जो हिंदुस्तानी तहजीब में पाई जाती है उनमें एक आता है वेदास। क्या आते हैं? अब अगर मैंने कोई वेदास से कोई बात की, एक्चुअली मैंने वेदास पढ़े हैं, उनसे बात निकाली, प्राइमरी सोर्स से लिया है, तो मैं वहां पर डाल दूंगा एंट्री। तो अब आपने वो किताब पढ़ी जो मैंने लिखी, उसमें मैंने वेदास की रेफरेंस दी, तो आपको शौक पैदा होगा कि मैं एक्चुअली इसको कंफर्म करूंगा क्या ये वाकई वहां पर है या नहीं। बात समझ आई? तो इस तरह से अपने कंक्लूजन्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स इन बिब्लियोग्राफीज को इस्तेमाल करते हैं। या हो सकता है कि मैंने जो बिब्लियोग्राफी बनाई और जो टेक्स्ट मैंने किसी दूसरे से लिया है, प्राइमरी सोर्स से लिया है या किसी और सोर्स से लिया है, उस पर मैंने जो कंक्लूजन निकाला हो, अब हो सकता है आप इससे नया कंक्लूजन निकालें। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गई इसकी बात। उसके बाद आता है कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो जब अप्रोच करते हैं हिस्ट्री को, वो एक तरीका नहीं होता है। समझ रहे हैं? क्यों? बिकॉज दे नो दैट द फिलॉसफी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। फिलॉसफी, अभी आप सोचेंगे कि यहां तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी का क्या काम है यहां पर? फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ और हिस्ट्री की फिलॉसफी और हिस्ट्री खुद, ये सारी बदलती रहती है। समझ रहे हैं? सो द इंटरप्रिटेशन आल्सो गोज लाइक दिस।
यानी अगर मिसाल के तौर पर एक ज़माने में हिस्ट्री के बारे में हमारी एक सोच थी, अब आगे चलकर हमारी सोच थोड़ी सी तब्दील हो गई। अब पुरानी जितनी भी सारी भी किताबें लिखी हुई है, अब उनकी इंटरप्रिटेशन भी बदल जाएगी। मिसाल के तौर पर हमने अंदाजा लगाया कि 5000 साल पहले इंडिया में पहली सिविलाइजेशन, मैं ये मिसाल कहता हूं, लेकिन इस साल हमने ये बात लिख डाली किसी बुक में, लेकिन अगले साल रिसर्च हुआ और हमने जब उसका टेस्ट किया, जो वहां पर जो एक्सकैवेशन से हमें नई फाइंडिंग्स मिली, तो उसे पता चला नहीं 10,000 साल पहले ये हुआ है। बात समझ आई? तो इस तरह से अब जो हमने यहां पर उस किताब में लिखा था वो सारा बदल जाएगा। और इस सारे फिनोमिनन को भी एक नाम दिया जाता है, इसको हम हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी हम हिस्ट्री को कैसे कार्व आउट करें, हिस्ट्री को बनाएं कैसे। तो जब हम एक मर्तबा बनाते हैं तो हमेशा ही उस तरफ नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का फलसफा भी चेंज होता है। हिस्ट्री का जो हमारे पास सोर्स है वो भी तब्दील हो सकता है। बात समझ आई? और इसके अलावा मेथडोलॉजी भी तब्दील हो सकती है। मिसाल के तौर पर पुराने जमाने के हिस्टोरियंस और आज के जमाने के हिस्टोरियन, बहुत ज्यादा फर्क है। समझ आई बात? तो इसको हम हिस्ट्रियोग्राफी कहते हैं। तो हिस्ट्रियोग्राफी का मतलब है, हम ग्राफ बोलते हैं बनाने को, किसी चीज को बनाने को। यानी हिस्ट्री बनाई कैसे जाती है, उसमें ये 3 चीजें बड़ी अहम है। कौन कौन सी चीज है? यानी एक हिस्ट्री इटसेल्फ, जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं वो खुद बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री उनके बगैर बन नहीं सकती। हिस्ट्री के बारे में फलसफा हमारा क्या है, हम किस तरह से हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं। समझ आई बात? और तीसरी बात, हमारी मेथडोलॉजी हिस्ट्री की स्टडी की क्या है, ये हिस्ट्रियोग्राफी कहलाती है। सो हिस्ट्रियोग्राफी रेफर्स टू द हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड मेथडोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। बात समझ आई? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और हिस्टोरियन जो हैं कभी भी जनरलाइजेशन नहीं करते हैं, ना लोगों के बारे में, ना आइडियाज के बारे में, ना इवेंट्स के बारे में, ना टाइम पीरियड्स के बारे में, बल्कि वो फोकस करते हैं डिटेल्स पर। याद रखना, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बड़ा पॉइंट है ये। कभी भी एक हिस्टोरियन नहीं हो सकता अगर वो जनरलाइज करे फैक्ट्स को कि ये ऐसे था, ऐसे ही था। नहीं, वो हर चीज को खंगालता है। ना वो लोगों के बारे में जनरलाइजेशन करता है कि ऐसा ही था, ये लोग ऐसे थे तो ऐसे ही थे। नहीं, वो मजीद जानने की कोशिश करता है। उनके हर एस्पेक्ट को देखने की जरूरत उसको महसूस होती है। और यही असल हिस्टोरियन की वो पहचान होती है, बात होती है। और हर आइडिया को वो खंगालता है और हर इवेंट को वो बार बार देखता है, मुख्तलिफ एंगल से देखता है। हर टाइम पीरियड को वो अच्छी तरह से परखने की कोशिश करता है कि इस टाइम पीरियड को किस तरह से मुझे समझने की जरूरत है। बात समझ आई? और वो कभी भी स्पेसिफिक डिटेल्स उनसे वो कतई नजर कभी नहीं करता है, उनको वो सरफ नजर नहीं करता है, बल्कि उनको फोकस में रखता है, जनरलाइजेशन नहीं करता है। क्लियर? और अब पीरियड्स की तो बात आ गई, तो हम एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं पीरियडाइजेशन। यानी हम कहते हैं ये पुराना ज़माना है, ये वस्ती ज़माना है, ये नया ज़माना है। यानी जब हम अंग्रेजी में कहते हैं एंशेंट हिस्ट्री, फिर हम कहते हैं मिडीवल हिस्ट्री, फिर हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं। ये भी उनके लिए कोई फिक्स्ड या एब्सोल्यूट चीज़ नहीं होती है। पीरियडाइजेशन हो सकता है कि एक टॉपिक में पीरियडाइजेशन आपके लिए मददगार हो और दूसरे टॉपिक में यही पीरियडाइजेशन जो है आपके लिए परेशानी हो। बात समझ आई? तो यही वजह है कि जो कन्वीनियंट तरीका हिस्टोरियंस का होता है अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखने का, वो कन्वीनियंट तरीके 2 हो सकते हैं। कितने? पीरियडाइजेशन के हिसाब से, या जब जो हम कहेंगे कि हिस्ट्री को थीम्स के अकॉर्डिंग हम किस तरह से, एक होती है थीमेटिक हिस्ट्री, क्या होती है? दूसरी होती है क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, क्या होती है? अब क्रोनोलॉजी जो है, क्रोनोलॉजी का मेन फोकस क्या होता है? ये फैक्ट्स, इवेंट्स, नेम्स, डेट्स, उनको एक खास ऑर्डर में, उन इवेंट्स को एक खास ऑर्डर में पीरियड्स के हिसाब से पढ़ता है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तमाम इवेंट्स को, तमाम नामों को, हिस्ट्री के नामों को, यानी कौन सा बादशाह किसके बाद आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा बादशाह, उसके बाद, ये नाम होते हैं हिस्ट्री में। समझ आई बात? कौन सा जर्नल कब आया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद दूसरा जो आया उसने क्या किया। तो ये होती है क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री।
इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि फलानी पीरियड से फलानी पीरियड तक किसने हुकूमत की, इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या कहते हैं इसको? लेकिन एक और होती है जो आजकल हम पढ़ते हैं ज्यादातर। पुराने जमाने में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन आज थीमेटिक हिस्ट्री का अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थीमेटिक हिस्ट्री जो है, इसमें अप्रोच क्या होता है? इट फोकसेस ऑन द मेन आइडियाज। मिसाल के तौर पर अगर हम रिवर वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो अब यह जरूरी नहीं है कि क्या यह किस पीरियड में हुआ, किस सन में हुआ, तो हम एक सन में सभी को लिखेंगे। हम फोकस कर रहे हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन की, तो अगर उनके बीच में काफी फर्क होगा तब भी हम इसको एक ही थीम में रखेंगे, ताकि हम यह समझे कि एक जमाने में इंसानों ने जो तरक्की की, उन्होंने जो सिविलाइजेशन बनाई, वो पानी के सोर्स के नजदीक पैदा हो गई। तो थीम हमारा यही है। अब इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह कब हुआ। यहां पर मिसाल के तौर पर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे और फिर हम चाइनीज जो यांगजी के दरिया पर जो सिविलाइजेशन आई, या फिर मेसोपोटामियन जो यूफ्रेटिस और टिग्रीज के उस पर आ गई, तो यह जरूरी नहीं है कि हम उनके डेट्स को भी अकॉर्डिंगली, हालांकि ये सारे फिनोमेना आमतौर पर एक ही डेट्स के आसपास, क्योंकि हिस्ट्री में 50 साल या 60-70 साल ये कोई मायने नहीं रखता है। यहां तो हम हजारों साल की बात करते हैं। बात समझ आई? तो दिस इज कॉल्ड ए थीमेटिक अप्रोच। तो इसमें हम थीम को पढ़ते हैं। या मिसाल के तौर पर हम पॉलिटिकल सिस्टम, किसी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि ये किसी डेमोक्रेसी किस तरह से आ गई, मिसाल के तौर पर हिस्ट्री में डेमोक्रेसी की तारीख को हम पढ़ेंगे। अब डेमोक्रेसी यूरोप में तो पता नहीं कब आ गई, और फिर हम सब कॉन्टिनेंट पर आएंगे, एशिया में आएंगे तो पता नहीं है कब आई। समझ रहे हैं? और इससे पहले ये एंशंट दुनिया में जो रोमन्स थे, तो उन्होंने कब का इसका एक तरह से आइडिया दिया था। अब हम अगर इसको बैठेंगे इस तरह से पढ़ने के लिए, तो यानी हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन अब अगर हम इस चीज को, इस फिनोमेनन को पढ़ने की कोशिश करेंगे थीम के हिसाब से, तो डेट्स मायने नहीं रखता है। समझ आई बात? तो इसको थीमेटिक अप्रोच कहते हैं। तो आमतौर पर आजकल की जो हिस्ट्री जो है वो थीमेटिक तरीके से पढ़ी है। अब आ गई असल बात कि क्या इस सब में हम मानेंगे, हमने काफी तारीफें की कि हिस्टोरियन ये करता है, हिस्टोरियन वो करता है, क्या वो हर चीज में 100% ऑब्जेक्टिव होता है? मैं बात समझाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव होने की, तो हिस्टोरियंस कांट भी 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज लिमिटेशंस एंड बायसेस। दैट इज ट्रू विद द हिस्टोरियंस आल्सो। तो हिस्टोरियंस को भी लिमिटेशंस होती है, उनका भी अपना बायस होता है। वो किसी खास चीज को पसंद और नापसंद भी करते हैं। हालांकि वो कोशिश, although they try not to place their personal values, personal beliefs, personal behaviors, personal attitudes to study the past, they never put these things into it। लेकिन चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है, कभी कभार तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़। बात समझ आई? लिहाजा ये भी जरूरी नहीं है कि अब आपने हिस्टोरियंस के बारे में सोचा होगा कि वो तो 100% वो ट्रूथ का वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये भी जरूरी नहीं है। ये बात याद रखना। अब ये ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है? इट होल्ड्स दैट एनी हिस्टोरिकल राइटिंग शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड फैक्ट्स। यानी ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि किसी भी हिस्टोरिक फैक्ट को हम, किसी भी हिस्ट्री के किसी भी इवेंट को हम सॉलिड फैक्ट्स की बुनियाद पर परखने की कोशिश करेंगे। बात समझ आई? अब इट शुड बी डिवाइड ऑफ सेंटिमेंट्स। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि किसी की इमोशंस इसमें नहीं आएंगी, सेंटिमेंट्स नहीं आएंगी? ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह इट शुड बी अनबायस्ड। लेकिन इसमें बायस और प्रेजुडिस भी आएगा, तासुब भी आएगा इसमें। और इंसान जो है हमेशा एक चीज की तरफ और वो मोहब्बत से देखता है और एक चीज की तरफ वो नफरत से देखता है। हमेशा ये होता है। ये इससे ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इसमें हम ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि ही शुड डू एवरीथिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज ट्राइब, हिज जेंडर, हिज रेस, हिज सेक्स, या जिसको हम कहते हैं नेशन। किसी भी एतबार से उसमें ये दिमाग में अगर नहीं आता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कहेंगे। लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा कि 100% ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं हो सकती है। दैट इज वाई कि इंटरप्रिटेशन इज डिफर।
हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन इस वजह से डिफरेंट होती है। या हम अगर आप ऑब्जेक्टिविटी को मुख्तसर लफ्जों में आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो इट सिंपली रेफर्स टू रेस्पेक्ट फॉर द ट्रूथ। हालांकि आमतौर पर तो हम करते हैं और सब लोग तो यही चाहते हैं कि सच्चाई का आदर करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? कंप्लीटली होता है? नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। सो हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर टॉपिक्स। अगर हम इसको अब जिसको हम कहेंगे कि एक कंक्लूजन निकालेंगे तो वो कोशिश ये करते हैं, वो कोशिश क्या करते हैं कि हर टॉपिक को वो अंडरस्टैंड करे उसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, उसके प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, कि पुराने जमाने के लोग जो थे उन्होंने इस तरह क्यों किया, एक खास तरीके का बिहेवियर उनका क्यों था और उनकी सोच इस तरह से क्यों बनी। और वो ये कोशिश करता है कि आज लोग क्या सोचते हैं, इससे वो अलग होकर सोचने की कोशिश करता है। ये उसकी हमेशा कोशिश रहती है। यानी हिस्टोरियंस ट्राई टू अंडरस्टैंड दियर टॉपिक्स in the context of how and why the past people thought and behaved। समझ रहे हैं? ये मैंने आपके इस टॉपिक में आप बात लिखी है। तो and not how the people think and act today। वो इस तरह से कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग दूर से ही पहचानेंगे कि ये बायस्ड है। सो आई होप कि आपने दो चीजें अच्छी तरह से समझ ली, कि एक ये कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं असल में, यानी हिस्ट्री है क्या असल में, और दूसरी बात यह कि हिस्टोरियन जो लिखते हैं हिस्ट्री वो किस तरह से, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, किसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं और किसको हम हिस्ट्री नहीं कह सकते, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें वाबस्ता हैं। आई होप इसको आप एक दो मरतबा ज़रूर सुनेंगे इससे पहले कि हम एक्चुअली हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है, फिर हिस्ट्री में कन्फ्यूजन नहीं रहते हैं। और हिस्ट्री जब आप टीचर से पढ़ेंगी तो आप अगर एक ही टॉपिक को दो टीचर, दो मुख्तलिफ टीचर से पढ़ोगे, एक तरह से पढ़ाएगा, दूसरा दूसरे तरीके से, क्या इसका मतलब यह है कि इसको पढ़ाना आता है उसको नहीं पढ़ा? नहीं, बल्कि वही अप्रोच जो हमने अब पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी बातें एग्जिस्ट करती हैं और ये हो सकती है। लिहाजा आप टीचर्स को दोष नहीं देंगी, क्योंकि उनका भी अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच।